भाग 5। भाग 4 में हमने पढ़े थे राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, और भाग 5 में आएंगे अब आपके शिक्षकों के तथा विद्यालयों के कर्तव्य। देखो, विद्यालय व शिक्षकों के दायित्व, विद्यालय व शिक्षकों के दायित्व, शिक्षकों के दायित्व। नियम संख्या 10 से शुरू करेंगे, नियम संख्या 15 तक हम चलेंगे। सबसे पहले है नियम 10। पहले 6 के 6 नियमों को एक साथ लिखेंगे। नियम 10 लिखते रहो साथ साथ में। अलाभप्रद तथा कमजोर वर्ग के बालकों का प्रवेश, कमजोर वर्ग के बालकों का प्रवेश। फिर आता है आपका नियम संख्या 11। नियम 11 आती है प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति। उसके बाद में है नियम 12। देखो, यहां से जब हम पढ़ें अभी भी और आगे भी, आरटी ऐसा है लेवल 1 वालों के लिए विशेष रूप से 20 नंबर का पार्ट आपके आएगा कम से कम, है ना। 80 नंबर वाला है। साइंस वालों के लिए भी एटलीस्ट साइंस, एसएसटी, हिंदी वगैरह के लिए 12 से 14 नंबर का भी आ सकता है। 12 तो आएगा ही आएगा, 2 नंबर कोई भी एक जगह जा सकता है, तो 14 भी हो सकता है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण तो है ही, और मुश्किल से आपके जब इतने लिखे हुए पेजेस गिनोगे तो भी 40-50 से ज्यादा नहीं होंगे। 60 मान लो, ज्यादा से ज्यादा लिखे हुए पेज ज्यादा होते हैं प्रिंटेड पेजों की तुलना में। अब इनको हमें मतलब अपने हमेशा के लिए अपने अंदर कैसे बिठाना है। आरटी को पूरी तरीके से आपको जब आत्मसात करना है तो उसके लिए जरूरी यही है कि इसको रिलेट करते हुए पढ़े। पहले आपके आरटीई एक्ट जो है वो अंगुलियों पे होना चाहिए। एक एक एक्ट की एक एक धाराएं जो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। उसका तरीका यह है कि आप एक अपनी तरफ से कुछ अब खुद की तरफ से भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज सर बना के हमें ही दे दो, हम बस जैसा आप बना के देंगे उसको हम वैसा का वैसा कर लेंगे। अपनी तरफ से कुछ अपनी अपनी जो भी आपकी समझने की क्षमताएं हैं उनको अवबोध जो उद्देश्य है उसको काम में लेते हुए पहले एक पेज पर आप लिख लो सभी के सभी शॉर्ट में सारे के सारे अध्यायवार धाराएं लिख लो। और वो 2 पेज हमेशा एक तरफ एक्ट के लिखो, एक नियमावली के लिख लो, और उन 2-3 पेज को 2 पेज को हमेशा अपने पास रखो। जब भी जहां भी आपको मौका मिले उसको निकाला, और धारा 1 संक्षिप्त नाम और वो 3 चीजें वहां लिखी हुई है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। तो संक्षिप्त नाम उस समय आप बोलो कि संक्षिप्त नाम ये है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फिर कहाँ लागू होगा, सभी जगह लागू होगा। कब लागू होगा, अलग से अधिसूचना 1 अप्रैल। दिमाग में वो चीज लिखनी नहीं है वहां पे तो सिर्फ एक नाम धारा लिखी हुई है, उस धारा को देखकर आपको वो चीज बोलनी है। यदि नहीं याद है ये याद तो फिर आप अपनी कॉपी में जाओ, चेक करो ये याद क्यों नहीं आई धारा मुझे। फिर धारा 2 के अंदर परिभाषाएं हैं, तो परिभाषाओं के अंदर वो जो शब्द हैं सिर्फ उन्हीं को लिख के रख लो। उसके अंदर कैपिटेशन शुल्क, बस परिभाषा लिखनी नहीं है आगे। जब मौका मिला कैपिटेशन शुल्क, फिर याद किया हाँ उसके अतिरिक्त कोई भी चार्जेस हैं वो कैपिटेशन शुल्क है। इस प्रकार से सारी धाराएं आपके दिमाग पर हमेशा होनी चाहिए। धारा 4 आते ही आपको यह पता होना चाहिए कि 4 का मतलब आयु के आधार पर प्रवेश है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि प्रवेश ले रहा है तो उसको विशेष प्रशिक्षण देना है।
ये दो बातें आपके दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए। स्थानांतरण की बात आती है आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। धारा 5 में स्थानांतरण है वो तो लिखा हुआ है वहां पर, लेकिन अब स्थानांतरण में क्या क्या है, कौन कौन से विद्यालयों में लागू होगा, यदि स्थानांतरण कोई ले रहा है तो उसको टीसी कैसे देगा, कब देगा, क्या प्रक्रिया, वो सारी दिमाग में उस समय आनी चाहिए। ऐसा यदि आप 1 या 2 बार करोगे तो पूरे की पूरी एक्ट आपके दिमाग के अंदर छप जाएगी। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय मैं बार बार आपको वहां पे धाराओं में ले जाता हूँ ना, यहाँ पे भी लेके जाऊंगा अभी। यहाँ विद्यालय व शिक्षकों के दायित्व हैं, वहां पे भी विद्यालय व शिक्षकों के दायित्व थे। वहां पे धारा कौन से थी, 12 से कहां तक थी, 28 तक थी। धारा 12 में वहां विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा निर्धारित की गई थी। विद्यालय में 3 प्रकार के विद्यालय थे, एक सरकारी, दूसरा अनुदानित, तीसरा निजी तथा खास श्रेणी, दोनों प्रकार के। याद आ रहे हैं ना, वो डायग्राम वो छप जाना चाहिए दिमाग के अंदर। बात करते कि हाँ हाँ वो सर ने 3 डायग्राम बनाए थे। सरकारी विद्यालयों के अंदर हमें निःशुल्क प्रवेश देना है, अनुदानित के अंदर हमें प्रवेश देना है उसके आवर्ती खर्चों के अनुपात में, निजी और जो खास श्रेणी के विद्यालय हैं उनमें ऐसे बालकों को प्रवेश देना है जो अलाभप्रद और कमजोर वर्ग से संबंधित हो। याद आ रहा है, तो उस धारा 12 के इसी भाग को उठाकर इस नियम में लिया गया है। अलाभप्रद तथा कमजोर श्रेणी के बालकों को धारा 12 के अधीन जो प्रवेश दिया जाएगा उसको देते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो क्या है, नियम संख्या 10। ओके, फिर हमने देखा था कि उन बालकों को प्रवेश दे दिया, विद्यालय ने पढ़ा दिया, तो विद्यालय कहेगा कि हम अपने खर्च पे क्यों पढ़ाएं, सरकार हमें वापस खर्चा दें। तो उस खर्चे की प्रतिपूर्ति की 3 बातें हमने उस धारा में की थी। याद आ रहा है, उन 3 तरीके से कैसे उस बच्चे की, प्रत्येक बालक की, प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, उसका नियम राज्य सरकार बनाएगी। और ये नियम यहां बना दिया हमने, नियम 11 क्या है, प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। उसी धारा 12 की 2 चीजों को यहाँ पे 2 नियमों में तोड़ दिया। ओके, फिर याद करो वहां पे धारा 13 में हम गए थे, क्या था वहां पे, कैपिटेशन शुल्क, और क्या था, अनुवीक्षण प्रक्रिया। उसको इसी में समाहित कर लिया। अभी हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे। कैपिटेशन शुल्क से और अनुवीक्षण प्रक्रिया से नहीं गुजारेंगे। फिर धारा 14 में पहुंचे थे, क्या था वहां पे, आयु के आधार पर प्रवेश में एक उन्होंने अंतिम चीज लिखी थी, राज्य सरकार अपनी तरफ से जो भी चीज निर्धारित करे उसके अनुसार भी प्रवेश दे सकते हैं। और राज्य सरकार ने नियम बना दिया, नियम संख्या 12, और उसमें लिख दिया क्या, आयु के अनुसार, सॉरी, आयु के सबूत, आयु के सबूत लिख लो, नियम 12 आयु के सबूत। इसमें सारी बातें वहीं से निकल कर आएगी जो हमने एक्ट में पढ़ी है। आयु के सबूत के बाद में वहां पे हम पहुंचे थे धारा 15 में, और धारा 15 में हमने प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता की बात की थी। और कोई भी राज्य सरकार किसी भी बालक के प्रवेश के लिए जो कालावधि है उसको विस्तारित कर सकता है। और विस्तारित यहाँ कौन से नियम से करेगा, नियम संख्या 13, लिखो, विस्तारित कालावधि। विस्तारित कालावधि, चलिए, ये थी प्रवेश को लेकर 4 बातें। सबसे पहली बात क्या है, अलाभप्रद और कमजोर समय के बालकों का प्रवेश, उनका प्रवेश देने के बाद में उनके प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, फिर क्या करेंगे, आयु का सबूत, और फिर विस्तारित कालावधि। प्रवेश करने के बाद में वहां पर हम पहुंचे थे धारा 16 में, पहुंचे थे ना। धारा 16 में वहां पे बात की गई थी कि किसी भी बालक को रोकना नहीं है, निष्कासित नहीं करना है। लेकिन उसमें संशोधन हुआ 2019 में, और संशोधन में 16(3) में यह बोला गया कि समुचित सरकार अपनी रीति से किसी को रोक भी सकती है, किसी को नहीं भी रोक सकती है, उसकी मर्जी है, बोला गया था ना। अब हमारे यहाँ पर
यही दिक्कत है कि किसी भी प्रकार के संशोधन जो भी हुए वहां, या कोई भी यहाँ संशोधन हुए भी हैं, तो उनको लेकर नियमावली में संशोधन का किसी भी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं हो रखा, कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं हो रखा, न मुझे कहीं से मिले हैं। तो इसमें संशोधन को लेकर कोई बातचीत नियमावली में तो की नहीं गई, कोई धारा, कोई नियम इंट्रोड्यूस किया है या ऐसा कुछ मिला नहीं है, कोई आदेश जारी कर दिए गए हैं, वो आदेश उसी काम चल रहा है। ये गलती है राज्य सरकार की, करना चाहिए था यहाँ पर। धारा 16 के बाद में हम वहां पहुंचे थे धारा 17। धारा 17 के अंदर शारीरिक मानसिक दंड नहीं दे सकते, वहां राज्य की कोई बड़ी बात थी नहीं, इसलिए जिक्र नहीं है। फिर धारा 18 में क्या प्रदान करना है? विद्यालय को मान्यता, मान और मानकों के अनुरूप यदि होगा तो मान्यता प्रदान करेंगे। तो यहां पे विद्यालय की बात आ गई थी, नियम संख्या 13 की जगह यहां नियम कौन सा आ गया? अब आगे 14, और 14 के अंदर बात यहां भी किसकी करेंगे? विद्यालय की मान्यता। वहां लिखा था उस विद्यालय की मान्यता किस प्रकार से दी जाएगी, शर्तें क्या होगी, तरीका क्या होगा, वो राज्य सरकार तय करेगा। और राज्य सरकार ने नियम संख्या 14 बनाकर तय कर दिया विद्यालय की मान्यता। क्लियर है? उसी धारा 18 में यह भी लिखा गया था कि मान्यता कभी भी वापस ले सकते हैं, लिखा गया था ना। तो यहां पे भी लिख लो, नियम संख्या 15 में मान्यता वापस लेना, मान्यता वापस लेना, बस। ये 10 से लेके 15 तक कुल 6 नियम हैं जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। 10 से लेके 13 तक प्रवेश के संदर्भ में, 14 और 15 विद्यालय के संदर्भ में। याद हो जाएंगे सभी को? एक एक करके पढ़ें। चलिए, सबसे पहला लिखो नियम संख्या 10। नियम संख्या 10। अलाभप्रद व कमजोर बालकों का प्रवेश। कमजोर बालकों का प्रवेश। अब देखो इसमें समझना, बच्चे को जब प्रवेश दिया जाएगा किसी भी स्कूल में, निजी स्कूल में हमने उन बच्चों को 25% सीट पर प्रवेश दे दिया, लेकिन ये संभावना बनती है कि जिस स्कूल में हमने उनको प्रवेश दिया है उस स्कूल में बड़ी हाई कैटेगरी के, बड़े रिच फैमिलीज के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और उस स्कूल को या उन फैमिलीज को ये लगता है कि हमारे यहाँ पर आप इस प्रकार के अलाभप्रद समूह के बालक को हमारे बच्चों के बीच में पढ़ाते हैं और ये बिना मतलब की पता नहीं क्या क्या बातें सिखाते हैं। ये धारणाएं हैं, और ये धारणा है तो वो विद्यालय वाला ये सोचता होगा कि ठीक है, इन बच्चों का मैं एक अलग ग्रुप बना लेता हूँ, उनको अलग कक्षा के अंदर बिठा के पढ़ा दूंगा। क्या ये बात जायज है? नहीं। किसी भी सूरत में अलाभप्रद समूह के या कमजोर वर्ग के बालकों का प्रवेश किसी भी निजी विद्यालय में यदि ले लिया गया है तो प्रवेश लेने के बाद में जो उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको उसी कक्षा में बिठाकर शिक्षा प्रदान की जाएगी जिसमें सामान्य बालकों को बिठाकर प्रदान की जाती है। तो पहली पॉइंट लिखो। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा अलाभप्रद और कमजोर बालक, यहां आप यही समझ लेना इन्हीं की बात कर रहे हैं, समझ जाओगे ना। अन्य बालकों के समकक्ष शिक्षण प्रदान किया जाएगा या समान शिक्षण प्रदान किया जाएगा। किया जाएगा, अलग कक्षाओं में नहीं बिठा सकते, अलग कक्षाओं में
नहीं बिठा सकते। ठीक है, पहली बात। ओके। अब दूसरी बात यह है कि जैसे उन बच्चों को तो ये बोलते हैं कि भाई पाठ्य पुस्तक इतनी अच्छी वाली और ये वाली लानी है, और उसके लिए उनसे पैसे वैसे भी लेते हैं, सब चीज चलती है जो भी है। तो क्या वो जो अलाप्रत समय का बालक गया है, उसको फिर पाठ्य पुस्तक नहीं दी जाएगी? दी जाएगी। बालक की जितनी भी हकदारियां हमने तय कर रखी है, वो सारी की सारी हकदारियां उस बालक को मिलनी चाहिए। देखो, शिक्षण सुविधाएं बालक की हकदारियां जैसे पाठ्य पुस्तक, खेल, आईसीटी, आदि में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर वाली क्लास के अंदर केवल सामान्य बालक जाएगा, आरटी प्रवेशित नहीं जाएगा। गेम्स केवल सामान्य बालकों को खिलवाएंगे, उनको नहीं खिलवाएंगे। जितनी भी प्रकार की शिक्षण और अतिरिक्त सुविधाएं और जो हकदारियां बालक की होगी, उसको बाकी अन्य बालकों के अनुरूप उसको भी प्रदान की जाएगी। ठीक है। तीसरा काम, आसपास का क्षेत्र। देखो, वहां पे एक बात लिखी हुई थी, याद करो, कि प्राइवेट स्कूल में, निजी स्कूल में आरटीई के तहत जो प्रवेश दिया जाएगा, वो उन बालकों को दिया जाएगा जो असुविधाग्रस्त समूह के हैं, कमजोर वर्ग के हैं तथा आसपास के क्षेत्र के हैं। लिखा हुआ था ना? याद आ रहा है? 12। आसपास के क्षेत्र का मतलब क्या है, ये यहां बताया गया है। कौन से ऐसे बालक जिनको प्रवेश देंगे वो बालक आसपास के क्षेत्र के होंगे। आसपास के क्षेत्र का मतलब क्या है? मतलब लिखो इसका, ग्राम पंचायत आसपास का क्षेत्र का तात्पर्य है ग्राम पंचायत ऑब्लिक नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम, नगर निगम जिसमें जिसमें वह स्कूल जिसमें वह स्कूल स्थित है, जिसमें वह स्कूल स्थित है की भौगोलिक सीमाएं, की भौगोलिक सीमाएं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? जैसे मान लो, ग्राम पंचायत का मतलब ये हुआ कि एक ग्राम पंचायत में 3 या 4 गांव होते हैं। एक गांव यह है, दूसरा गांव यह है, तीसरा गांव यह है और चौथा गांव यह है। और इस गांव के अंदर ये स्कूल स्थित है और ये ग्राम पंचायत है। ऐसा ही तो होता है ना? एक ग्राम पंचायत में 3 गांव होते हैं, किसी में 2 होते हैं, कोई बड़ा होता है तो एक होता है। तो ग्राम पंचायत के भौगोलिक सीमा के भीतर, ग्राम पंचायत जिसके भीतर वो स्कूल स्थित है, उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी बालक आएगा, वो बालक उसके आसपास के क्षेत्र का बालक कहलाएगा। समझ गए? ऐसे ही मान लो ये सिकर है, मान लो कोई जिला परिषद है, नगर पालिका है, मान लो नगर पालिका में बहुत से वार्ड्स होते हैं। तो नगर पालिका में किसी भी एक वार्ड में स्कूल स्थित है, तो वो पूरी की पूरी नगर पालिका की भौगोलिक सीमाएं वो किसके अंतर्गत आएगी? आसपास का क्षेत्र में। क्लियर ये बात? ठीक है। इसके नीचे लिखो, परंतु परंतु
यदि आवेदकों की संख्या ये तो होगी ना, इसकी परिभाषा थी, आसपास के क्षेत्र का तात्पर्य ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जिसके भीतर वो स्कूल स्थित है उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं। लिख दो आगे। लाइन कंप्लीट नहीं हो रही क्या? भाई मैं ये दिखा रहा था, ये मतलब लैंग्वेज लिखने की कोशिश मत करो, ये टुकड़ों में तोड़ तोड़ के लिखा रहा हूं। भौगोलिक सीमा का मतलब यह है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसी कोई ग्राम पंचायत, कोई नगर निगम, कोई नगर पालिका, कोई नगर परिषद जिसके अंदर वो स्कूल स्थित है, उसकी जो भौगोलिक सीमा है उसको हम बोलेंगे आसपास का क्षेत्र। कैचमेंट एरिया बोलते हैं इंग्लिश में इसको। जैसे मैंने ये देखा यहां पे किया कि ये ग्राम पंचायत है, इसकी पूरी भौगोलिक सीमाएं ये है। अब इसके भीतर जितने भी बालक स्थित हैं वो सारे बालक इस स्कूल के लिए कौन से बालक होंगे? आसपास के क्षेत्र के बालक। समझ गए ना इस बात को? तो आगे लिखो, परंतु, नीचे लिखो परंतु, परंतु जहां भी लिखा हूं उसको नीचे वाले लाइन में परंतु होता है। ये हर एक एक्ट के अंदर ऐसे परंतु आते हैं कि ऊपर वाली बात तो सही है, लेकिन ऊपर वाली बात के होते हुए भी नीचे वाली बात का होना जरूरी है। परंतु का मतलब यह है, परंतु यदि यदि आवेदकों की संख्या अधिक है, परंतु यदि आवेदकों की संख्या अधिक है तो वरीयता उस गांव या उस वार्ड को दी जाएगी। वरीयता उस गांव या उस वार्ड को दी जाएगी जिसमें वह स्कूल स्थित है, जिसमें वह स्कूल स्थित है। इस बात को समझे क्या? समझाऊं? जैसे मान लो एक स्कूल में इस स्कूल के अंदर 15 बच्चे लेने हैं हमें और 40 आवेदन आ गए या 50 आवेदन आ गए। इस गांव जिसमें ये स्कूल स्थित है यहां से 20 आवेदन है, बाकी तीनों गांवों से मिलाकर 30 आवेदन है। तो जो प्रथम सूची बनेगी वरीयता की, उस प्रथम सूची में केवल इस गांव के इन 20 बालकों को ही, प्रथम सूची में इन्हीं को मान्यता दी जाएगी। यदि इन 20 बालकों से वो सारी की सारी 15 सीटें भर जाती हैं तो दूसरी सूची नहीं बनेगी। ये मैं पूरा समझाऊंगा आपको निजी विद्यालयों में प्रवेश देने की प्रक्रिया में। तो पहली, अभी हो गई क्या क्लास आपकी? पेपर में प्रश्न आया और दिक्कत कर गया आपको, उसका आंसर केवल 15 बालक होगा। वो पढ़ेंगे वहां तब समझ आएगा, बाद में देखेंगे। बट यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है इस नियमावली में कि वरीयता उस गांव या उस वार्ड को दी जाएगी, ना कि उस पूरे कैचमेंट एरिया वाले सभी बालकों को एक साथ लेके उनकी एक साथ सूची बना के फिर लॉटरी नहीं निकाली जाएगी। पहले हम इन 20 बालकों की सूची बना के और इनकी लॉटरी निकालेंगे, फिर यदि जगह खाली बच गई तो बाकी 30 बालकों की सूची बना के फिर उनकी लॉटरी निकालेंगे। समझ गए ये बात? ठीक है। तो आसपास का क्षेत्र का मतलब तो वो क्षेत्र, वो ग्राम पंचायत, वो नगर पालिका, वो नगर परिषद जिसके अंदर वो स्कूल स्थित है। लेकिन आसपास के क्षेत्र के अंतर भी यदि कोई ज्यादा आवेदक आ चुके हैं तो उस गांव को या उस वार्ड को, यदि सीकर की बात है जो वार्ड नंबर 17 में स्कूल है तो पहले वार्ड नंबर 17 को वरीयता दी जाएगी। 3 प्रकार की लिस्ट बनती है। पहले उस वार्ड को, यदि यहां पे है ग्राम पंचायत में तो सारे चारों तरफ ही गांव होते हैं, शहर में उस वार्ड को, उसके बाद में उसके संलग्न वार्ड को दूसरे नंबर पर दी जाएगी और तीसरे में बाकी सभी वार्ड को दी जाएगी। ठीक है, वो वहां पढ़ेंगे आगे जब निजी विद्यालयों में प्रवेश की बात करेंगे। ठीक है, अगला लिखो इसमें। अच्छा, अब ये जो प्रवेश की हमने बात कर ली, अब ये बच्चों को हमने
कर लिया कि भाई हाँ पहले इनको वरीयता देंगे या ये कैचमेंट एरिया के बालकों को। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, मान लो किसी कैचमेंट एरिया में से इतने आवेदन आए ही नहीं है जितनी आरटी में सीट खाली है। आरटी में सीट खाली है 10, आवेदन आए हैं 2, तो वो 8 जो सीट्स है उनको भरने के लिए क्या दूसरे उस भौगोलिक सीमा से बाहर के बच्चों को ले सकते हैं? कभी भी नहीं ले सकते हैं। हमेशा बच्चे उस कैचमेंट एरिया के होने जरूरी है। ये दिशा निर्देश 2022-23 में है, वहां पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखो, प्रवेश लॉटरी के आधार पर दिया जाएगा। प्रवेश लॉटरी के आधार पर दिया जाएगा। संलग्न वार्ड, ये इसके ऊपर बहुत विस्तार से बात करेंगे जब दिशा निर्देश पढ़ेंगे। निजी स्कूल में कैसे प्रवेश दिया, यहां पूरी चर्चा में आधा घंटा लग जाएगा, है ना। वहां वैसे ही वो सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएगी, तो वो प्रश्न बचेगा ही नहीं आपका। चलो, प्रवेश लॉटरी के आधार पर दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखो, अच्छा, लॉटरी के आधार पर प्रवेश देने के बाद भी ये संभावना बनती है, यानी कि प्रवेश देते समय किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रोसीजर काम में नहीं ली जाएगी। काम में क्या लिया जाएगा? लॉटरी। लॉटरी के बाद में प्रवेश देने के बाद भी ये संभावना बनती है उन बच्चों के हैं कि तुम्हें हम पाठ्य पुस्तक नहीं देंगे, तो ऐसे करो, इतने इतने पैसे लेके आओ, तो वो उनसे कौन सा चार्जेस हो गया? कैपिटेशन चार्ज हो गया। तो नीचे लिखो, बालक से कैपिटेशन चार्ज, कैपिटेशन शुल्क, उसको हिंदी में ऐसे ही लिखा करो, कैपिटेशन ही, प्रति व्यक्ति शुल्क समझ में नहीं आएगा कभी कभार। बालक से कैपिटेशन शुल्क नहीं ली जाएगी, कैपिटेशन शुल्क नहीं ली जाएगी तथा ना ही उसे अनुवीक्षण प्रक्रिया में रखा जाएगा। बालक से कैपिटेशन शुल्क नहीं ली जाएगी तथा न ही उसे अनुवीक्षण प्रक्रिया में रखा जाएगा। ओके, अच्छा, अब देखिए अगला पॉइंट लिखो इसमें, बालकों को प्रवेश दे दिया, उनकी सूची आ गई, उस सूची को अब हमें सार्वजनिक रूप से सभी के लिए प्रदर्शित करना होगा। विद्यालय 2 तरीके से कर सकता है, एक तो वो अपने सूचना पट पर, और यदि विद्यालय के पास वेबसाइट है तो अनिवार्य थे वेबसाइट पर। लिखो, प्रवेशित बालकों की सूचना पट अथवा वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। सूचना पट अथवा वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि विद्यालय के पास वेबसाइट है तो उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा। क्लियर है ये? चलो, नेक्स्ट है नियम संख्या 11। प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। नियम 11, प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। धारा 12 का पहला भाग हमने पूरा कर लिया कि अलाभप्रद समूह के बालकों को हमने प्रवेश तो दे दिया। प्रवेश देने के बाद में आसपास का क्षेत्र क्या होगा जिसके आधार पर प्रवेश देंगे, प्रक्रिया क्या होगी जिसमें हम प्रवेश देंगे, प्रवेश देने के बाद में उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बात तो हमने पढ़ ली नियम संख्या 10 में। अब प्रवेश देने के बाद वो विद्यालय ये कहेगा कि मैं क्यों पढ़ाऊं, मुझे सरकार मेरा पैसा वापस दे,
तो प्रत्येक बालक पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति रिम्बर्समेंट किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। और रिम्बर्समेंट कैसे किया जाएगा उसका उल्लेख है नियम संख्या 11 में। ओके, रिम्बर्समेंट के लिए सबसे पहले एक चीज का निर्धारण करेंगे। अच्छा, इस रिम्बर्समेंट को पढ़ने से पहले तो तीनों की तीनों बातें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से रहनी चाहिए जो हमने धारा 12 में पढ़ी है। क्या है आपके दिमाग में? नहीं है ना? धारा 12 निकाल लो सभी। एक एक मुझे दे दो, एक रजिस्टर मुझे दो। पढ़ते समय भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, धारा 12 निकाल ली। 12 धारा 12 में सबसे पहले हमने तीन बातें, सरकारी विद्यालय में, अनुदानित विद्यालय में, खास श्रेणी और निजी विद्यालय में प्रवेश कैसे दिया जाएगा उसकी बात की। अलाभप्रद समूह के बालक और दुर्बल वर्ग के बालक को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, उसकी बात हमने अभी भी कर ली, कैसे दिया जाएगा। ओके, प्री प्राइमरी यदि है तो प्री प्राइमरी में भी दिया जाएगा, ये बात दी हुई है हमारे एक्ट 2009 में। अब उसके नीचे देखो एक बात लिखी हुई है, यदि निजी विद्यालय में प्रवेश दिया गया है तो निःशुल्क प्रवेश पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था राज्य समुचित सरकार, यानी कि अब हमारे पास कौन है? राज्य सरकार करेगी, लिखी हुई है। राज्य सरकार करते समय दो चीजों का ध्यान रखेगी, या दो आधार पर करेगी। नंबर 1, राज्य सरकार द्वारा तय प्रति बालक व्यय की सीमा। नंबर 1 तो यह है। नंबर 2, बालक द्वारा वास्तविक रूप से वसूला जाने वाला व्यय। निजी विद्यालय बालक से जो वास्तव में कितना, एक बालक के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, ये निजी विद्यालय के द्वारा जो वसूला जाता है वो खुद बताएगा कि हमारे एक बालक पर इतना खर्च होता है, तो उसके अनुसार उसको दिया जाएगा। दो तरीके हैं, और इन दोनों तरीकों में कौन सा होगा? जो सबसे कम होगा। ये बात लिखी हुई ना आपके यहाँ? तो दो बात होगी, एक तो राज्य सरकार तय करेगी कि प्रति बालक व्यय की सीमा क्या है, दूसरा निजी विद्यालय बताएगा कि मेरे प्रत्येक बालक पर होने वाला व्यय ये है, और उन दोनों में जो कुछ कम होगा उसके आधार पर देंगे। ठीक है, लेकिन नीचे एक लाइन और लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? परंतु यदि सरकारी विद्यालय के लिए प्रति बालक व्यय की सीमा इन दोनों से कम है तो सरकारी विद्यालय के प्रति बालक व्यय पर होने वाले खर्च के आधार पर की जाएगी। तो तीन प्रकार की चीजें हमारे सामने आ गई ना। एक तो सरकारी विद्यालय में एक बालक पर होने वाला खर्च, एक राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की सीमा, और एक निजी विद्यालय द्वारा बताया गया प्रति बालक व्यय। और इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो दी जाएगी। ओके, करें अब। सबसे पहले इस नियम ने बताया है कि एक सरकारी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय के बालक पर होने वाला व्यय, बालक पर होने वाला व्यय यानी कि सरकारी विद्यालय का प्रति बालक व्यय, वो कैसे निकालेंगे? इन्होंने कहा कि राजस्थान के सभी सरकारी विद्यालयों, सभी सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पर होने वाला कौन सा खर्चा? कौन सा खर्चा होगा? आवर्ती खर्चा। कौन सा होगा? आवर्ती खर्चा। हमेशा ये खर्चा आवर्ती ही होगा, और उस आवर्ती खर्चे में हम भाग दे देंगे सभी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा में नामांकित बालकों की संख्या, बालकों की संख्या, और इससे जो खर्च निकल के आएगा उसे बोलेंगे एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर होने वाला व्यय। देख लो इसको, ये सूत्र दे दिया था इस नियमावली ने खुद ने। लिख लिया क्या सभी ने? देखो, हमें पैसे वापस लौटाने हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने एक काम किया, वो जो तीसरी कंडीशन है उसको निकाल लिया कि वो क्या है। निकाल लिया यहाँ पे? ओके। ये निकालने के बाद में अब राज्य सरकार सभी निजी विद्यालयों को एक बात कहेगी
सभी निजी विद्यालय तथा खास श्रेणी के विद्यालय, खास श्रेणी के विद्यालय, इनको ये बात कहेगी कि आपको हम जब जो खर्चा वापिस आपको देंगे उसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो अलग से होना चाहिए। तो निजी विद्यालय व खास श्रेणी के विद्यालयों का अलग बैंक अकाउंट होगा। बैंक खाता अलग से होगा जिसमें प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। कर दिया अलग से। ताकि मॉनिटरिंग वगैरह ठीक से हो जाए, इसके लिए इनका अलग से एक बैंक अकाउंट होगा। ओके, दो काम तो हो गए। अब हमें काम शुरू करना है कि कितना पैसा हम आपको देंगे, ये काम शुरू करना पड़ेगा। लिख लिया सभी ने? कितना पैसा देंगे ये काम शुरू करने के लिए अब एक समिति का गठन करेगी राज्य सरकार, और वो समिति होती है राज्य स्तरीय समिति। राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, गठन। और इस राज्य स्तरीय समिति के गठन में जो दो सदस्य अनिवार्य होने जरूरी है, उसमें पहला सदस्य है वो अपर मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एसीएस बोलते हैं इनको, एसीएस, या प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं, प्रमुख सचिव वित्त विभाग। इस समिति का एक सदस्य होगा वित्त विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, और वित्त विभाग का सर्वोच्च अधिकारी यानी कि प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वित्त विभाग, या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसीएस वित्त विभाग। यदि इसके पास काम ज्यादा है और कह रहे हैं कि मुझे इतना समय नहीं है कि मैं इस समिति में आ पाऊं, तो ऐसे में इसके द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, और यह अधिकारी सचिव से नीचे की रैंक का नहीं होगा, या सचिव रैंक से अनिम्न अधिकारी, या सचिव से अनिम्न रैंक का अधिकारी। अनिम्न यानी कि सचिव की रैंक से कम रैंक का नहीं हो सकता, ऊपर का हो सकता है। सचिव से अनिम्न रैंक का अधिकारी जो कि वित्त विभाग का ही होगा। ठीक है, ये अपनी तरफ से प्रतिनिधि भेज सकते हैं, और ये प्रतिनिधि कम से कम सेक्रेटरी लेवल का होगा। क्लियर ये बात? इसके साथ में इसमें एक सदस्य होगा, वो निजी शिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधि होगा, ताकि उनको ये नहीं लगे कि हमने उनके साथ धोखा कर दिया। निजी शिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधि, बाकी संरचना क्या होगी ये जिक्र नहीं कर रखा, लेकिन ये दो तो अनिवार्य इसमें होने ही होने चाहिए, ये नियमावली में बोला गया है। इससे अधिक संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये दो तो कम से कम होंगे। कौन कौन से? एक तो एसीएस या प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट, या उसके द्वारा भेजा गया कोई भी ऐसा अधिकारी जो सेक्रेटरी पद से कम का नहीं हो, तथा एक निजी शिक्षण संस्थानों की तरफ से भेजा गया एक प्रतिनिधि, ताकि वो बार्गेनिंग कर सके कि थोड़ा और बढ़ाओ सर, इससे काम नहीं चलेगा। ओके, ठीक है, यहां तक हो गया काम। इस समिति का गठन होने के बाद में यह समिति दो काम करेगी। यह समिति दो काम करेगी, जिसमें से एक काम तो इनका रहेगा
सरकारी विद्यालय का प्रति बालक व्यय, इसको ऐसे ही लिख लोगे क्या आप? दो कार्य होंगे इस समिति के, एक कार्य है, या आगे लिख ही लो आप, ऐसे नहीं आएगा समझ में। समिति द्वारा सरकारी विद्यालय के प्रति बालक व्यय का आकलन प्रति वर्ष किया जाएगा। एक बार आकलन कर लेने से काम नहीं चलेगा, प्रति वर्ष किया जाएगा। एक काम तो यह हो गया, समिति द्वारा एक काम क्या हो गया, सरकारी विद्यालय के प्रति बालक व्यय का आकलन करेंगे, और यह आकलन उस सूत्र के अनुसार करेंगे जो सबसे पहले हमने दिया था। बात क्लियर है यहां तक? यहां तो इसको जोर भी नहीं आएगा, आवर्ती खर्चे जितने भी हैं उनको लगा देगा, नीचे नामांकन की संख्या लिख के, और बोले ये निकल गया। निकलने के बाद में सबको बता देगा, देखो ये सरकारी विद्यालय का प्रति बालक होने वाला व्यय है। सभी सदस्य उसको देख लेंगे, उसमें एक निजी विद्यालयों की तरफ से भेजा गया प्रतिनिधि भी है, वो भी देख लेगा, संतुष्ट हो जाएगा, बात सही है आपकी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम जो इसके द्वारा किया जाएगा वो होगा मई माह तक इस समिति द्वारा प्रति बालक व्यय की सीमा ज्ञात की जाएगी। प्रति बालक व्यय की सीमा, अब ये याद आ रही है सीमा कौन सी है? कुछ तो ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं। प्रति बालक व्यय की सीमा का मतलब क्या है? वहां पर हमने 3 प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति की बातें अभी अभी देखी है। सबसे पहले 2 प्रकार का होगा कि एक तो राज्य सरकार द्वारा यह तय किया जाएगा कि निजी विद्यालयों के लिए प्रति बालक व्यय की सीमा क्या होगी, और दूसरा है कि निजी विद्यालय खुद बताएगा कि मेरे यहाँ पे इस बच्चे का इतना खर्चा हुआ है, और उन दोनों में से जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। लेकिन एक चीज और हम देखेंगे कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले मेरे एक बच्चे पर होने वाले खर्च की सीमा क्या है। यदि उसकी सीमा इन दोनों से कम है तो वो दी जाएगी। 3 बात ही तो थी। 3 बात में हमने सबसे पहले क्या निकाला था? सरकारी विद्यालय के प्रति बालक व्यय का कर लिया, उस सूत्र के अनुसार करेंगे जो ऊपर दिया है। फिर ये क्या करेगी समिति मिलकर, फिर चर्चा करके कि सभी से डिस्कशन, इसमें काफी बार्गेनिंग वगैरह होती है। बार्गेनिंग वगैरह करके बोले नहीं यहाँ पे रोकेंगे, नहीं नहीं यहाँ रोकेंगे, बोले सरकार में तुम ये कर रहे हो, बोले देखो तुम्हारे क्या जाता है, खूब पैसे कमाते हो, थोड़ा सरकार का सोच लो, ऐसे कर करा के, और वो ये करते हैं प्रति बालक व्यय की सीमा कर ली निर्धारित। अब एक प्रश्न आपकी ये आ सकता है कि सर सरकारी विद्यालय के प्रति बालक व्यय की सीमा तो कम ही होगी ना, तो फिर इन दोनों को निर्धारित करने की कहां जरूरत है? आता है ना ये प्रश्न मन में? आता है क्या? पिछली कक्षा में ये प्रश्न आया था मन में सबके। अच्छा एक बात बताओ, एक विद्यालय में पढ़ाने वाला जो एक शिक्षक है, जैसे एक सीकर में एक विद्यालय है जिसमें 60 बच्चे हैं और शिक्षकों की संख्या उसमें 8 है। कभी भी 60 बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 8 नहीं होगी। निजी विद्यालय में 60 बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा एक शिक्षक नियुक्त करते हैं, वो ऐसा ही तो करते हैं, उन्हीं को बार बार घुमा घुमा के पढ़ाते हैं। अब इसमें जो सबसे बुजुर्ग शिक्षक है उसकी वेतन है 2 लाख रुपए प्रति माह, जिसकी उम्र लगभग 57-58 के आसपास है। आप भी जब लगोगे तो शुरुआत में 2 साल तो कम रहेंगे, उसके बाद में कम से कम 50 से 60 हजार रुपए प्रति माह के आसपास जाओगे। प्राइवेट स्कूल के अंदर 1 से 8 तक पढ़ाने वाले को पैसे मिलते हैं 8,000, 10,000, कभी कभी 5,000 भी देते हैं। और वहां पे उनको 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वो 3 शिक्षक रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। यहां 200 बच्चों पर शिक्षकों की लाइन लगी पड़ी मिलेगी आपको। 100 से ज्यादा बच्चे किसी विद्यालय में है नहीं, और 8 से कम शिक्षक किसी विद्यालय में है नहीं।
और ये एक रिपोर्ट आई है कि शिक्षक छात्र अनुपात यहाँ पे 24:1 से भी कम है। आप 30:1 की, तभी तो आप कहाँ से निकाले वैकेंसी, है ही नहीं। ये दिक्कत है सरकार के कि जो स्वीकृत पदों की संख्या है वही पूरी भर रखी है, तो निकाले कहां से? उनको कहते हैं फिर भी निकाल के लाओ, हमें नहीं पता, हमें तो रोजगार देना है। तो सरकारी विद्यालय में एक बालक पर होने वाला जो खर्च है वो प्राइवेट विद्यालय में एक बालक पर होने वाले खर्च से 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है ना। फिर बाकी चीजें, कभी उनको दूध पिला रहे हो, कभी कुछ छोटी छोटी चीजें पता नहीं कितनी कर दी है सरकार ने। सारों को यदि आप मिला के निकाल के उनका कैलकुलेशन करोगे तो एक बालक पर होने वाला खर्च उससे बहुत ज्यादा होगा। इसलिए ये तो भूल जाओ कि इससे ऊपर कभी जाएगा। लेकिन फिर भी वो ये सोच लेते हैं बाई चांस सभी प्राइवेट स्कूल ऐसे हो गए जिन्होंने बहुत ज्यादा खर्चे करने शुरू कर दिए, अपने शिक्षकों की जो है सैलरीज कभी बढ़ा के 1-1 लाख कर दी, तब हमारी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इन्होंने एक प्रोविजन रखा है कि हम हमारे से ज्यादा तो नहीं देंगे किसी भी सूरत में। जब देने की बात आती है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी, तो वो 3-4-5 प्रकार के प्रोविजंस करता है कि या तो इसमें से देंगे, या इस तरीके से देंगे, या इस तरीके से देंगे। और वो सभी संभावनाओं को देखता है, वर्तमान की, भविष्य की, सब संभावनाओं को देखते हुए 3-4 कंडीशंस करता है और फिर नीचे एक लाइन लिखता है, इनमें से जो सबसे कम होगा वो देंगे। जब सरकार के लेने की बात आती है तब भी वो 3-4 कंडीशंस बनाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके, और लास्ट में नीचे लिखता है कि इनमें से जो सबसे अधिक होगा। आता है ना ऐसा, कभी देख लेना चाहिए गवर्नमेंट्स के जितने भी इस प्रकार की प्रोसीजर्स हैं उसमें ये लाइन हमेशा लिखी हुई आएगी। ओके, चाहे आप इनकम टैक्स में देख लो, किसी भी जगह देख लो आप, सरकार जब आपसे पैसा लेगी तब उसमें अधिक से अधिक लिखेगी, जब आपको पैसा देने की बारी आएगी तो उसमें कम से कम लिखेगी। चलो, समिति द्वारा 2 चीजें निर्धारित कर ली गई, इतना हो गया, इसका मतलब काम हो गया। अब तीसरा काम तो निजी विद्यालय को करना है, वो बताएगा मेरे यहाँ पे एक बालक का खर्च इतना है, वही तो बताएगा ना। तो यहां समिति द्वारा ये जो काम कर लिया गया है, ये जो निर्णय ले लिया गया है, अगली लाइन लिखो, समिति द्वारा लिए गया निर्णय, नीचे अगला पॉइंट लिखो, समिति द्वारा लिया गया निर्णय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राज्य के सभी प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी, कोष्टक में लिख लो डीईओ एलिमेंट्री, राज्य के सभी जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री, डीईओ एलिमेंट्री, को देगा। क्या लिखा है? लिए गए निर्णय की सूचना लिखा है क्या? निर्णय की सूचना करो बीच में, द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना, निर्णय की सूचना निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राज्य के सभी जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को देगा। समझ गए इस बात को? यह जो समिति का निर्णय लिया गया है, इस निर्णय को अब निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सभी जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को भेजेगा कि इस समिति ने यह निर्णय लिया है कि यह सीमा यह होगी और यह सीमा यह होगी। ले लिया। अब बात आती है प्रतिपूर्ति की। अब जिला स्तर पर प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को प्रतिपूर्ति की जाएगी। अब ये जो प्रतिपूर्ति की जाएगी वो 2 चरणों में की जाती है। प्रतिपूर्ति हमेशा कितने चरणों में होगी? 2। देखो, इसका ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, एकदम सेंटर में। एक बार मत लिखो, चाहे लास्ट में लिख लेना। प्रतिपूर्ति 2 चरणों में, एक सारणी बनेगी इसमें। प्रतिपूर्ति 2 चरणों में होगी।
प्रथम चरण और अंतिम चरण, द्वितीय चरण या अंतिम चरण। कालावधि जो प्रथम चरण की है वो रहेगी अप्रैल से अगस्त। अंतिम चरण की कालावधि रहेगी सितंबर से सत्र समाप्ति। कालावधि अब ऐसे बनाते जाओ, 3 कॉलम बनेंगे, नीचे यदि जगह नहीं है तो नेक्स्ट पे आ जाना। पहला है अप्रैल से अगस्त, दूसरा है सितंबर से सत्र के अंत तक। इन 2 चरणों में, अप्रैल से अगस्त के एडमिशंस में और फिर सितंबर से सत्र के अंत में, 2 चरणों में आपकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। निजी विद्यालय द्वारा बालकों की सूची, निजी विद्यालय द्वारा बालकों की सूची तथा दावा बीईईओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और प्रथम चरण का दावा प्रस्तुत किया जाएगा अगस्त में और द्वितीय चरण का दावा जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा अप्रैल में। ठीक है। दावा प्रस्तुत करने के बाद में बीईओ क्या करता है, जांच करता है। बीईओ नामांकन की जांच करता है सत्यापन दल का गठन करके, वो हम पढ़ेंगे अगले 2022-23 के दिशा निर्देशों में। और ये पता करता है कि ये नामांकन सही है या फर्जी है। कभी कभार क्या है कि गांवों के स्कूल में एडमिशंस बहुत कम होते हैं, तो वो आसपास वो अपने खुद के एडमिशंस दिखा देते हैं, ज्यादा ज्यादा एडमिशंस दिखा के वो फर्जी तरीके से गांव के बाकी जो कुछ बच्चों को आरटीई के तहत, जैसे 500 एडमिशन खुद के दिखा दिए या 1000 दिखा दिए, 1000 है तो इसका मतलब 250 बच्चे, 100 ही ज्यादा से ज्यादा 100 दिखाते हैं लेवल कक्षा 1 में। क्लास 1 में 100 दिखाए उन्होंने, 25 बच्चे फिर लेने पड़ेंगे आपको आरटीई से, और उन 25 बच्चों की उनको शुल्क मिल जाएगी सरकार की तरफ से। ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है, उसकी जांच करेगा बीईओ। नामांकन की बीईओ जांच करता है और बीईओ द्वारा जांच करने के बाद में सब चीज सही पाई जाती है तो क्या की जाती है, प्रतिपूर्ति। और ये प्रतिपूर्ति इसकी की जाती है, पहले सत्र की जो प्रतिपूर्ति है वो की जाएगी अक्टूबर में और दूसरे की जाती है जून के अंत में, एक एक माह छोड़कर। सितंबर में वो जांच वांच कर लेंगे, अक्टूबर में प्रतिपूर्ति करेंगे। ये नियमावली में लिखा हुआ है। समझ गए क्या इस बात को? राज्य सरकार ने अपना काम कर दिया, 2 प्रकार के व्यय को बता दिया कि ये सरकारी विद्यालय पे होने वाला है और ये एक प्रति बालक व्यय की सीमा है। दोनों तय करने के बाद में राज्य सरकार ने वो बात निदेशक को बताई, निदेशक ने वो बात डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको बताई। उसने फिर कहा कि ठीक है प्रतिपूर्ति चालू करते हैं, तो उन्होंने कहा 2 चरणों में करेंगे। पहला चरण कौन सा होगा, अप्रैल से अगस्त, दूसरा सितंबर से सत्र की समाप्ति पर। पहले चरण की प्रतिपूर्ति के लिए अब वो विद्यालयों को ये कहेंगे कि आप बताओ कि आपके यहाँ पे उन 20 बच्चों के लिए कितना पैसा खर्च होता है। तो विद्यालय उन सभी बच्चों की सूची देगा जो अलाभप्रद समूह के हैं या निर्बल समूह के हैं जिन्होंने आरटीई में प्रवेश लिया है, तथा उनके द्वारा होने वाले खर्च का क्या करेगा, दावा करेगा।
विद्यालय के किया गया ये दावा जो है वो अगस्त माह में प्रथम के लिए और अप्रैल माह में अंतिम प्रतिपूर्ति के लिए कर देना चाहिए। ये दावा करने के बाद में उसके नामांकन की जांच बीईओ करेगा और उसके बाद अक्टूबर माह में प्रथम की और जून माह में द्वितीय प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। ये बात क्लियर है सबके? ओके, नेक्स्ट लिखो नियम संख्या 12। नियम 12 क्या है? नियम 12 आयु का सबूत। आयु का सबूत देखो, आयु के सबूत में जन्म व आयु के सबूत क्या क्या हो सकता है? पहला सबूत लिखो, जन्म व मृत्यु पंजीकरण। (1969) हमने आरटी एक्ट में तो पढ़ा था विवाह जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1886, लेकिन नीचे उन्होंने कहा राज्य सरकार अपनी तरफ से भी कुछ कर सकती है, तो राज्य सरकार ने इस नियम को बनाकर क्या किया, जन्म में मृत्यु पंजीकरण 1969 के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र। पहला तो ये हो गया, ठीक है। अब कोई ये नहीं बना पाया तो उसको बोल दिया जिस अस्पताल में आप हुए हैं या किसी नर्स के यहां, या बाई चांस फिर भी दाई, क्योंकि कोई भी कंडीशंस हो सकती है, केवल दाई के सहयोग से ही है, तो फिर आप अपना उनका कोई अभिलेख रखा गया है, उनके द्वारा रिकॉर्ड रखा गया है, उस अभिलेख में तुम्हारी जो तिथि लिखी है, दाई लिखती है कि इस दिन फलाने के घर गई थी, और तीनों कंडीशंस के अंदर यदि कोई ऐसा रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड में आपकी तिथि लिखी है, उसी को मान लेंगे हम। तो फिर बोले कि हमारा तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चला कब हो गए। ऐसा होता है, हमें आज भी नहीं पता मेरी जन्म तिथि क्या है, मुझे एक्चुअल नहीं पता, बहुतों को नहीं पता होती है। मनमोहन सिंह को हमारे प्रधानमंत्री वो ये कहते हैं कि ठीक है, पता नहीं ये कितनी है उनकी, 29 फरवरी है क्या? हाँ, घर वालों ने इसलिए रख दी ताकि बर्थडे 4 बार में एक बार ही मनाना पड़े। बाकी वास्तविक क्या है ये मुझे भी नहीं पता, बहुतों को नहीं पता होती है। तो अस्पताल, नर्स या दाई के अभिलेख में वो अभिलेख मिले नहीं, तो फिर क्या हुआ, यदि आंगनबाड़ी में आपने बच्चे को एडमिशन करवाया है तो आंगनबाड़ी का अभिलेख भी हो सकता है। आंगनबाड़ी में भी नहीं करवाया, अब क्या करें? तो अब आप जो कहेंगे वही मान लेंगे। माता पिता के द्वारा की गई घोषणा, माता पिता घोषणा करता है कि मेरा बालक बच्चा जो है इस दिन पैदा हुआ था, ये मुझे पता है, तो उसको तो सबसे ज्यादा सही पता रहेगा। ऐसे में माता पिता द्वारा की गई घोषणा को ही मान लिया जाता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा 1 जुलाई, 1 जनवरी, कभी कभार ऐसा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे किसी के पिताजी शिक्षक है, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, और उन्होंने रख दी 5 सितंबर, जबकि ये वास्तविक नहीं है। 15 अगस्त रख देते हैं। आजकल जो है, आजकल तो क्या होता है कि आजकल पहले से प्लानिंग होती है कि होना ही 15 अगस्त को ही चाहिए। होता है ऐसा, ज्यादातर जगह पे क्या होता है, आसपास की यदि डेट्स होती है तो, लेकिन अब ये नहीं कर सकते आप, घोषणा नहीं है, अब तो आपका रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक है, अंतिम लिखो, माता पिता द्वारा की गई घोषणा। कर लिया? ठीक है।
आयु के सबूत के बाद नीचे लिखो फटाफट नियम संख्या 13। नियम 13 क्या है? विस्तारित कालावधि। स्पीड धीमी हो गई है, तेज कीजिए इसको। विस्तारित कालावधि। विस्तारित कालावधि। ये विस्तारित कालावधि राज्य सरकार ने तय की है शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ के, देख लो इसको, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ के 6 माह बाद तक। तो विस्तारित कालावधि कितने माह की गई है? 6 मंथ, 6 माह की। 6 माह तक। आरटी नियमावली में यही बात लिखी हुई है, 6 माह तक। और कभी कभार जैसे सरकार वर्ष वर्ष के हिसाब से कभी कभार पूरे वर्ष भर के लिए वो बोल देती। वैसे देखो, एडमिशन जो है, एडमिशंस कभी भी रोक नहीं सकते जहां तक मेरा मानना है। एडमिशन मानना क्या है? आरटी में लिखा हुआ है। और नहीं रोक सकते इसका मतलब शैक्षणिक सत्र पूरे वर्ष भर खुले रहेंगे। विस्तारित कालावधि तो नियमावली में तय कर दी गई है 6 माह। एडमिशन तो आपको हर सूरत में हर समय लेना पड़ेगा, कभी कभी भी आ जाए बच्चा। अब 6 माह के बाद यदि कोई बच्चा आता है, विस्तारित कालावधि के बाद कोई बच्चा आता है, तो उसको विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और वो प्रशिक्षण प्रधानाध्यापक तय करता है कि कैसे प्रदान करेंगे। आरएससीआरटी नहीं करता है। आरएससीआरटी विशेष प्रशिक्षण तय करता है किसमें? जो धारा 4 के तहत दिया गया था, कल दिया था हमने, कि उसके लिए विषय सामग्री क्या होगी, विशेष सामग्री वगैरह क्या होगी, उसका वो सारी चीजें आयु के आधार पर प्रवेशित बालकों के लिए धारा 4 में जब प्रवेश दिया जाता है उनके लिए करता है। यहां पर यह विशेष प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया जाएगा, यह प्रधानाध्यापक तय करता है। लिखो ये लाइन, नियमावली में यही लिखी हुई है। विस्तारित कालावधि के पश्चात दिए गए प्रवेश में विस्तारित कालावधि के पश्चात दिए गए प्रवेश में प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रदान किया जाएगा। अगला लिखो नियम 14। विशेष क्या लिखा है? कालावधि के पश्चात दिए गए प्रवेश में प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित विशेष प्रशिक्षण बालक को प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नियम 14 लिखो अब। नियम 14, विद्यालय को मान्यता। विद्यालय को मान्यता, ठीक है। वहां पर अब धारा 18 में हमने विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की बात कही थी। उसमें बोला गया था कि सरकार द्वारा तय तरीके से विद्यालय को मान्यता प्रदान करेंगे, लेकिन विद्यालय हर सूरत में मान और मानकों को पूरा करेगा। तो सरकार ने जो तरीका तय किया उसमें उन्होंने एक अपना अधिनियम लाए हैं, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम। लिखो, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, 1989। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989 के अधीन मान्यता प्रदान की जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट लिखो नियम संख्या 15। नियम 15, मान्यता वापिस लेना। जिस हाथ दी उस हाथ वापिस ले लेंगे। जिस अधिनियम के तहत मान्यता दी गई उसी अधिनियम के तहत मान्यता वापिस ले सकते हैं। लिख लो, उपरोक्त अधिनियम के तहत मान्यता वापिस ली जा, कभी भी वापिस ली जा सकती है। उपरोक्त अधिनियम के तहत मान्यता कभी भी वापिस ली जा सकती है। चलिए, धारा 15 तक हो गया पूरा। बढ़े आगे। भाग कौन सा है अब आपके? लिखो, भाग 6। देखो, यहां पर इन्होंने बात की थी विद्यालय तथा अध्यापकों के दायित्व की। हालांकि मोटे रूप से अध्यापक में सभी विद्यालय में सभी अध्यापक होते हैं, इसलिए उन सभी का ये दायित्व बनता है बच्चे को प्रवेश देके और उसके बाद में उस विद्यालय को सुचारू रूप से चलाएं। लेकिन शिक्षकों के लिए कुछ अलग बातें इन्होंने एक अलग भाग बना दिया, और वो भाग कौन सा है? 6। वहां की तुलना में वहां अलग नहीं था, वहां दोनों साथ ही था और उसी में सब कुछ लिखा हुआ था। शिक्षकों के लिए अलग भाग बनाया, भाग 6। इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, सॉरी नियम है? तो सबसे पहले लिखो नियम संख्या 16। फिर से आओ वहां पर। वहां हमने 18 में मान्यता प्रदान की थी, 18 में ही मान्यता वापस ले ली थी। वापस लेने के बाद भी यदि कोई चलाएगा तो उसका जुर्माना 1 लाख का, फिर भी नहीं रुकेगा तो प्रतिदिन 10,000 का। यही बात थी। उसके बाद 19 में आए थे, 19 में मान और मानक की बात की गई। मान मानक यदि किसी के पास नहीं है, जो विद्यालय पहले से स्थापित है, उनको 3 साल के भीतर भीतर मान और मानक पूरे करने हैं। यदि वो नहीं कर पाता है तो उसकी मान्यता वापस ले लेंगे। मान्यता वापस लेने में वही बातें थी जो वहां पे ऊपर थी। फिर हम आए थे 20 में, जिसमें मान और मानक में परिवर्तन की शक्ति केंद्र सरकार ने अभी भी परिवर्तित किए भी हैं। दिव्यांग बालकों के लिए 1 से 5 के लिए 10 बालकों पर एक शिक्षक, और 6 से 8 के लिए 15 बालकों। फिर आए थे धारा 21, किसकी बात थी? एसएमसी। फिर आए धारा 22, विद्यालय विकास योजना। इन दोनों को हम भाग 2 में पढ़ चुके हैं। फिर बात आई धारा 23। 23 के अंदर क्या है? शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता, उनकी भत्ते, वेतन और शर्तें, सेवा शर्तें और सेवा निर्बंधन, यही तो बात थी। तो शिक्षकों के लेकर वो जो बातें हैं उनको हम पढ़ेंगे भाग 6 में, शिक्षक के अंतर्गत। सबसे पहला नियम है नियम 16, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता। लिख लो, न्यूनतम योग्यता। न्यूनतम योग्यता यदि नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत उनको वहां से बर्खास्त करके बाहर कर दिया जाएगा। उनकी योग्यताओं में क्या किया जाएगा? शिथिलीकरण। तो न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण कर दिया नियम संख्या 17 में। शिथिलीकरण करने के बाद में ऐसा नहीं है कि शिथिलीकृत नियम ही उस पर लागू होंगे, उसको तुरंत रूप से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी न्यूनतम योग्यता अर्जित करनी होगी। यानी कि फिर भी उसको क्या करना होगा? न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। न्यूनतम योग्यता जैसे ही वो अर्जित कर लेगा तब हम मानेंगे कि वो सही शिक्षक है। अब कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऐसे में उसके शिक्षक के रूप में क्या वेतन होंगे, क्या भत्ते होंगे, उसके सेवा की शर्तें क्या होगी, सेवा के निर्बंधन क्या होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये तय करेंगे नियम संख्या 19।
ठीक है ना। तो धारा 23 के अंदर जो 4 बातें थी, उन चारों को इन्होंने यहां पर 4 अलग अलग तरीके से 4 नियम बना के कर दिए। नियम संख्या 16 से लेके नियम संख्या 19 तक किसके अंतर्गत आता है? धारा 23। याद आ रही है? ओके यहां ठीक है। फिर हमने वहां देखा कि 23 के अंदर जैसे ही लिख दिया, सभी ने साथ साथ लिख लिया। बढ़ू आगे। जैसे ही हमने नियम शर्तें सब कर लिया, इसका मतलब अब शिक्षकों का वेतन पाने के बदले में कुछ क्या बनेगा? कर्तव्य। तो वहां पे धारा 24 में 23 के बाद में क्या पढ़ा था? शिक्षकों के। यहां पर भी यहां नियम 20 में हम पढ़ेंगे शिक्षकों के कर्तव्य। शिक्षकों के कर्तव्य। शिक्षक अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा पाएंगे यदि उनके ऊपर दबाव ज्यादा आ जाएगा। इसके लिए जरूरी यह है कि बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या तय की जाए। तो धारा 24 के बाद में वहां पे क्या तय किया गया था? धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात। यहां भी राज्य सरकार तय करेगी नियम संख्या 21 के तहत छात्र शिक्षक अनुपात। बात क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 नियम है, सारे के सारे नियम रिलेटेड टू एक्ट। कोई दिक्कत नहीं वहां भी, वो सारी चीजें आपको याद है और ये अपने आप आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा कैसे है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो नियम संख्या 16। नियम 16 लिखो और उसमें लिखो शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता। शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता। बताओ देखें न्यूनतम योग्यता क्या होगी? केंद्र सरकार द्वारा एक शैक्षिक प्राधिकारी गठित किया जाएगा धारा 23(1) के अनुसार, और वो जो शैक्षिक प्राधिकारी है वो जो भी न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित करेगा वो न्यूनतम योग्यताएं होगी। यही तो बात है। यहां पर केंद्र सरकार द्वारा शैक्षिक प्राधिकारी कौन सा है? NCTE। आर नहीं है, NCERT नहीं है, NCTE। तो लिखो NCTE, कोष्टक में लिख लो धारा 23 के तहत गठित प्राधिकारी। NCTE धारा 23 के तहत गठित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं होने पर कोई भी शिक्षक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। कोई भी शिक्षक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए अगला लिखो नियम संख्या 17। न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण। न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण। शिथिलीकरण।
अब इसमें क्या होता है, राज्य सरकार शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करती है। शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन, ठीक है, समझना इसको, ये क्या चीज है। राज्य सरकार द्वारा अपने यहां पर प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए कितने शिक्षक जरूरत है, इस बात का आकलन किया गया। आकलन करने के बाद में राज्य सरकार दो बातें देखेगी। नंबर 1 बात यह देखेगी कि योग्य शिक्षक, यदि राज्य सरकार के पास योग्य यानी कि जो एनसीटीई के अनुसार योग्यता धारण करते हैं, योग्य शिक्षक की पर्याप्त संख्या नहीं है, की पर्याप्त संख्या नहीं है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और दूसरी कंडीशन होगी ऐसे संस्थान जो शिक्षकों को प्रशिक्षित करे, जो शिक्षकों को प्रशिक्षित करे की पर्याप्त संख्या नहीं है। और यह योग्य शिक्षक मतलब जो आंकलित आवश्यक, जो आंकलित शिक्षक है उनके संख्या के बराबर योग्य शिक्षक उनके पास नहीं है। पर्याप्त का मतलब क्या हुआ, जो हमने आकलन किया है आवश्यकता का उसके बराबर हमारे पास योग्य शिक्षकों की संख्या नहीं है, या फिर हमारे पास ऐसे संस्थान नहीं है जिनमें हम इन शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकें। ऐसे पर्याप्त संख्या में ऐसे संस्थान नहीं है। दो कंडीशन हो गई। ऐसी दो कंडीशन होने के बाद में अब राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नियमों में शिथिलता, यही करना चाहिए। तो राज्य सरकार क्या करेगी, योग्यताओं में शिथिलता, यही करेगी। कर देगी क्या, राज्य नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्रकार की योग्यता के लिए जो योग्यता क्या होगी उसका निर्धारण किया किसके द्वारा गया है, जब केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है तो उसके अंदर शिथिलता भी कौन कर सकती है, केंद्र सरकार। राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में ऐसे शिक्षक नहीं है और ना ही हमारे पास पर्याप्त संख्या में ऐसी संस्थाएं हैं जो इन शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर सके। इसलिए अभी हमें जो योग्यताएं आपने बता रखी है उन योग्यताओं में शिथिलीकरण किया जाए। तो नीचे यूं करके लिखो, इन दो कंडीशन में राज्य सरकार, लिखो नीचे, राज्य सरकार केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से योग्यता में शिथिलता, योग्यता में शिथिलीकरण का अनुरोध करेगी, शिथिलीकरण का अनुरोध करेगी। कर लिया अनुरोध, ठीक है। अनुरोध करने के बाद में केंद्र ने क्या किया, क्या किया, टाइम दे दिया। यही तो मैं सोच रहा था कि आप इसको किससे जोड़ते हैं। शिथिलीकरण का मतलब उनको समय देना नहीं है। शिथिलीकरण का मतलब केंद्र सरकार ने ये कह दिया, जैसे मान लो आप लोग कहते हैं, जैसे ओबीसी और एससी एसटी ये कहती है कि 90 नंबर हम नहीं लाएंगे, हमारे लिए योग्यता में शिथिलीकरण किया जाए। तो केंद्र ने बोल दिया ठीक है 82 नंबर ले आओ, रीट में आप पास माने जाओगे। ये होता है योग्यता में शिथिलीकरण। समय देना शिथिलीकरण नहीं है। उन्होंने जो जो योग्यताएं बताई थी कि ये योग्यताएं होनी चाहिए, वो योग्यताएं उस समय हमारे शिक्षकों के पास नहीं थी। जब नहीं थी तो केंद्र को राज्य सरकार ने कहा देखो ये हमारे पास ऐसी योग्यताएं नहीं है, इसके बजाय आप अभी अभी पढ़ाने के लिए केवल यही योग्यता रखो कि वो बीए होना चाहिए
या फिर उसको ये इतने प्रतिशत 45% मार्क्स के साथ या 40 या केवल बीए पास होना चाहिए। जैसे अभी कल एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि 12th में 50% मार्क्स बहुत जरूरी है, इसमें डीएलएड करने के लिए जरूरी है। ऐसा कुछ है क्या नियम? ये नियम है, ये एनसीटीए ने नियम बनाया। उससे पहले ये नियम नहीं था। जब ये नियम नहीं था उस समय 48% मार्क्स बच्चे के हैं, फिर 45% मार्क्स बच्चे हैं, तो वहां पे वो शिथिलीकरण करवाएगा कि आप ये 50% मार्क्स वाले रूल्स में शिथिलीकरण कीजिए। शिथिलीकरण का मतलब ये है, समझ गए? योग्यताओं में शिथिलीकरण करने की बात कही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी कि हमारे लिए इस प्रकार से योग्यताओं में शिथिलीकरण किया जाए, तो केंद्र सरकार बोलेगी ठीक है, आपके यहाँ पर कोई शिक्षक रह सकता है यदि उसके पास ये योग्यताएं होगी। शिथिलीकृत करके वो दूसरी योग्यताएं जारी करेगा और इस प्रकार की योग्यताओं की अधिसूचना राज्य सरकार निकालेगा कि हमारे यहाँ पे अभी इतने साल तक शिक्षक बने रहने के लिए आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए। जब तक राज्य सरकार इस प्रकार की अधिसूचना नहीं निकालेगा तब तक भी किसी भी शिक्षक को न तो पद पर रख सकते हैं, ना किसी शिक्षक को भर्ती कर सकते हैं। तो शिथिलीकृत योग्यताओं के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी और उसके बाद उन शिक्षकों को पद पर जारी रखा जाएगा। ये इसमें नियम बना दिया गया। समझ गए इस नियम का मतलब? अंतिम लाइन लिखो, अंतिम पॉइंट लिखो। शिथिलीकरण की अधिसूचना के बिना, शिथिलीकरण की अधिसूचना के बिना किसी को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। किसी को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब नियुक्ति दे दी, बोलो ठीक है, अभी एक बार तो नियुक्ति दे चुके हैं हम, लेकिन अब आप अपने यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं उनको 5 साल के भीतर भीतर जो हमने योग्यता बना रखी है वो अर्जित करवा लेना। तो अगला नियम कौन सा आएगा? नियम संख्या 18। उसमें क्या करेंगे? योग्यता को अर्जित, लिखो नियम 18, योग्यता को अर्जित करना। नियम 18, योग्यता अर्जित करना, अर्जित करना। यानी कि अभी तक आप अपने यहाँ के शिक्षक को बनाए रख सकते हैं क्योंकि हमने जो योग्यता बना रखी है उनमें शिथिलीकरण कर दिया है, लेकिन ये शिथिलीकरण केवल कितने साल तक चलेगा? 5 साल तक। 5 साल के भीतर भीतर राज्य अपने यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से वो योग्यताएं अर्जित करवाएगा। तो यहाँ ये योग्यता अर्जित करने की दो चीजें थी, एक तो ऐसा विद्यालय जो सरकारी है और ऐसा विद्यालय जो खास श्रेणी का है। एक ऐसा विद्यालय जो निजी है या ऐसा विद्यालय जो अनुदानित है, दो प्रकार के हैं ना, ये ऑलमोस्ट प्राइवेट टाइप के विद्यालय हैं दोनों। इन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार खुद करेगी और इन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए उस विद्यालय का प्रबंधन करेगा, मैनेजमेंट करेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। ऐसा ही है, मैनेजमेंट को बोलेंगे आपके यहाँ पे जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके पास यदि योग्यता नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है उनको वो योग्यता अर्जित करवाएं। मैनेजमेंट उनको भेजेगा और वो योग्यता अर्जित करके आएंगे। और इन दोनों को ये कहेंगे हम कि राज्य सरकार तथा उस निजी या अनुदानित विद्यालय का प्रबंधन 5 साल के भीतर, 5 साल के भीतर शिक्षकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा, प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। धारा 8 के अंदर अंतिम कर्तव्य भी लिखा हुआ है, शिक्षकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, लिखा हुआ है ना, सुविधा प्रदान करेगा। नियम 18 हो गया, योग्यता अर्जित कर ली हमने। योग्यता अर्जित करने के बाद में एक अच्छे और सच्चे शिक्षक बन चुके हैं। बन गए? अभी नहीं बने, हम तो योग्यता पहले से धारण करके बैठे हैं, शिक्षक नहीं बन रहे हैं, बस बन जाएंगे। वेतन दिलवाएं क्या? हाँ 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 हाँ,
यहां पे आगे लिख लिया ना सभी ने, थोड़ी बहुत पड़ोस की भी सहायता ले लेनी चाहिए कभी कभार। कुछ लोगों की गति धीमी होती है, पड़ोसियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं वो। कभी कभार ऐसे 2-3 पड़ोसी एक साथ बैठ जाते हैं ऐसा हो जाता है। ये जब मैं करता था कोचिंग, मेरे साथ बड़ी दिक्कत होती थी। बोर्ड पे जब लिखता था तो मैं उसको समझने में इतना ध्यान दे देता, लिखते समय भूल जाता लिखना भी है क्या। फिर पड़ोसियों की तरफ देखता था तो एक आध पड़ोसी तो ठीक, कभी कभार पड़ोसी मेरी तरह निकल जाते दोनों साइड, और फिर वो रजिस्टर में वो जगह वैसी वैसी छुटी छुटी रह जाती। थोड़े से आलसी तो थे ही। नियम संख्या कौन सा आ गया अब आपका? 19। और 19 में अब हम शिक्षकों को देंगे वेतन। शिक्षकों को वेतन, उनको भत्ते देने हैं, उनकी सेवा का निर्बंधन, टर्म्स एंड कंडीशंस, निर्बंधन व शर्तें निर्धारित करनी है। तो शिक्षकों के वेतन, भत्ते, सेवा निबंधन व शर्तें। अरे रुक जाओ, अभी हो जाएगी क्लास, क्या दिक्कत है? अभी तो 5:03 हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि 19 में ही पहुंचे अभी तो हमें, गड़बड़ हो जाएगा। 19 भी करेंगे, 20 भी करेंगे, 21 भी करेंगे। कुछ क्या है किसकी क्लास? पॉलिटी कौन लेंगे? 20 मिनट लेट कर दिया, नोट्स भी देंगे, फिर मिलेंगे भी नहीं। नहीं ना, क्लास तो आपको लेने देंगे, ऐसी बात नहीं। खान सर लेंगे तब तो लेने ही देते हैं, फिर पता नहीं उनकी आएगी कि नहीं आएगी, ये भी दिक्कत रहती है ना मेरी तरह ही। तब तो चलो एक एक, ये तो 19 तो पढ़ ही लो, 19 पढ़ लो। शिक्षक को तो पूरा वेतन तो देना ही चाहिए ना। लो, शिक्षकों का वेतन, भत्ते, सेवा व निर्बंधन शर्तें, ये 3 आधार पर दिए जाते हैं। सबसे पहला लिखो, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971, 1971। दूसरा, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996। और तीसरा है राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008। राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008। इन 3 नियमों के आधार पर शिक्षकों का वेतन, उनके भत्ते, उनकी सेवा की शर्तें और निबंधन, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, इनके तहत तय किए जाएंगे और उसी के अनुरूप दिए जाएंगे। इसमें इतनी बात लिखी हुई है। कल हमें नियमावली को पूरी करना है। केवल 9 ही ऐसे नियम हैं जो बचे हुए हैं, 9 या 10।